हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं साइंस के, जो यहाँ पर 10 सालों में बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि दोस्तों जो मैग्नीशियम रिबन है उसको अच्छे से क्लीन क्यों किया जाता है जलाने से पहले। तो दोस्तों ये यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, बट दोस्तों हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप दोस्तों हल्के में नहीं लें। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स which present at the upper surface and so that the surface come directly in contact with air। यानी कि दोस्तों जो मैग्नीशियम रिबन है उसको अच्छे से साफ इसलिए किया जाता है ताकि जो उसके सरफेस पर डस्ट के पार्टिकल्स लगे हैं उनको अच्छे से साफ कर सकें, और जब उसको जलाया जाए तो वह एयर के साथ कांटेक्ट अच्छे से कर सके और अच्छे से जल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। यानी कि दोस्तों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों होती है। ये भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आर इक्वल इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। Chemical equation should be balanced because a balanced chemical equation tell us the actual information about the equation and actual number of reactants and products। यानी कि दोस्तों जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वह होती है जिसमें यहाँ पर दोनों साइड एलिमेंट्स होते हैं उनका नंबर दिया हो। और दोस्तों यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन है हमें बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जब हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उससे हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता चलती है, और साथ ही साथ उसका जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं उनकी भी संख्या पता चलती है और उनके प्रोडक्ट्स की भी नंबर पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी कि दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, गिव एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी कि दोस्तों इनके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। तो विच ऑक्साइड्स विच बोथ एसिड एंड बेसिस टू गिव सॉल्ट एम्फोटेरिक। यानी कि दोस्तों जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वे ऑक्साइड्स होते हैं जो दोस्तों एसिड के साथ भी कंबाइंड कर सकते हैं और बेसिस के साथ भी कंबाइंड कर सकते हैं, और साथ ही जब हम इसको एसिड या बेस दोनों में से किसी एक के साथ कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल है यहाँ पर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर दोस्तों जब एल्यूमिनियम को हम HCl यानी कि दोस्तों जब एसिड के साथ मिलाएंगे तो 2AlCl, ये दोस्तों AlCl यहाँ पर क्या है दोस्तों, सॉल्ट है, और उसके साथ दोस्तों 3H2O प्रोड्यूस होगा और H2O यहाँ पर दोस्तों वाटर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एल्यूमिनियम है जब हम इसको HCl यानी कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं हमारा एसिड है उसके साथ मिलाएंगे तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। दूसरा यहाँ पर है दोस्तों बेस 2NaOH, यानी कि दोस्तों एल्यूमिनियम को जब हम यहाँ पर बेस के साथ मिलाएंगे तो भी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 2NaAlO2, ये दोस्तों क्या है एक सॉल्ट है, और दोस्तों जो H2O है ये क्या है दोस्तों वाटर है। तो जब हम इसको एसिड के साथ मिलाया तब भी सॉल्ट वाटर बना था और बेस के साथ मिलाया तब भी सॉल्ट वाटर मिला। तो यहाँ पर दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये दोस्तों यहाँ पर हमें सोप का एक्शन बताना है कि वो किस तरीके से क्लीन करता है, और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, वन एंड इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बनिक चेन विच इज वाटर रेपेलिंग हाइड्रोफोबिक। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर जो सोप और डिटर्जेंट होता है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह हाइड्रोकार्बनिक चेन्स के बने होते हैं, और दोस्तों वह वाटर रेपेलिंग होते हैं, यानी कि दोस्तों हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक दोस्तों क्या होता है, पानी को अलग हटाता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, द अदर एंड इज अनियन ऑफ कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक एसिड ग्रुप विच इज वाटर अट्रैक्टिंग। और दोस्तों जो उसका दूसरा सिरा होता है, दूसरा एंड होता है वह दोस्तों वाटर को अट्रैक्ट करता है, वो क्या होता है दोस्तों हाइड्रोफिलिक। So when soap is dissolved in water, it forms group of many molecules known as micelles। तो दोस्तों जब भी हम वाटर में सोप या डिटर्जेंट को घोलते हैं तो जो यहाँ पर उसके मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं दोस्तों, मिसल्स को बनाते हैं। आगे देखते हैं, द टेल स्टिक इनवर्ड्स एंड द हेड आउटवर्ड्स। और दोस्तों जो उसका टेल होता है वह अंदर की साइड लगा रहता है
और दोस्तों जो बाहर की साइड होता है, वह बाहर की साइड, उसका हेड है जो बाहर की साइड लगा रहता है। इन द केस ऑफ सोप नेगेटिव एंड इज माइनस COO माइनस, एंड इन द अदर केस ऑफ डिटर्जेंट इट इज माइनस SO3 माइनस। यानी कि दोस्तों जब भी हम सोप को बनाएंगे तो जो सोप होता है उसमें जो उसका नेगेटिव एंड रहता है वह माइनस COO माइनस होता है, और जो डिटर्जेंट होता है उसमें जो माइनस वाला एंड होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, माइनस SO3 माइनस। These missiles dissolve oily droplets और dirt by the hydrophobic ends। यानी कि दोस्तों ये मिसिल्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, ये दोस्तों जो ऑयली ड्रॉपलेट्स होते हैं यानी कि दोस्तों जो तेल के टुकड़े होते हैं और जो डर्ट होती है उनको दोस्तों हाइड्रोफोबिक एंड्स यानी कि उसको रेपेल करके यहाँ पर डिसॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है when water is agitated the oily dirt tends to lift off from the dirt surface and dissociates into fragments। यानी कि दोस्तों एजिटेटेड का मतलब होता है यहाँ पर मूवमेंट। तो जब दोस्तों पानी को यहाँ पर हम हिलाते हैं तो पानी में मूवमेंट होता है, और जब मूवमेंट होता है तो जहाँ ऑयली और डर्ट्स के यहाँ पर जो पार्टिकल्स रहते हैं वह दोस्तों यहाँ पर टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं यानी कि फ्रेगमेंट्स में। दीज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू other tail to stick to oil. The solution now contains small globules of oil surrounded by soap or detergent molecules. The negatively charged heads present in water prevent the small globules from coming together and form clusters. Thus the oily dirt is removed from the object। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर this gives an opportunity to other tails to stick to oil। यानी कि दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, जो उसकी टेल होती है वह ऑयल में फंस जाती है। द सॉल्यूशन नाउ कंटेन्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल सराउंडेड बाय अ सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। और दोस्तों इसमें क्या बनते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनते हैं जो यहाँ पर ऑयल के बने रहते हैं और सोप के और मॉलिक्यूल्स के चारों ओर रहते हैं। द नेगेटिवली चार्ज्ड हेड्स प्रेजेंट इन वाटर प्रिवेंट द स्मॉल ग्लोब्यूल्स फ्रॉम कमिंग टुगेदर। यानी कि दोस्तों जो नेगेटिव चार्ज हेड्स होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, पानी को बचाते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स के, और ताकि दोस्तों उससे क्लस्टर फॉर्म ना हो सके। सॉरी दोस्तों यहाँ पर दिया है फॉर्म क्लस्टर, यानी कि दोस्तों क्लस्टर का फॉर्म करते हैं। और 10 द ऑयली डर्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट से जो डर्ट है उसको रिमूव हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition। यानी कि दोस्तों ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। When the organism likes green plants prepare their own food by CO2 and water in presence of chlorophyll and sunlight, they are called autotrophs। The process is called photosynthesis। यानी कि दोस्तों जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं वह ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं वह CO2 और वाटर की मदद से क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, तो इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दूसरा प्रोसेस है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हेन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड then they are called heterotropics, that is fungi and human beings। यानी कि दोस्तों हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और दोस्तों दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमच। यानी कि दोस्तों जो एसिड है उसका हमारे स्टोमच में क्या रोल है। पहला यहाँ पर है रोल ऑफ एसिड इन द स्टोमच एज फॉलोज, इट मेक एन एसिडिक मीडियम इन स्टोमच विच इज़ नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर एसिड्स होते हैं वह हमारे जो स्टोमच होता है उसमें एसिडिक मीडियम बनाए रहते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारा पेट है उसके अंदर स्टोमच के अंदर जो एसिड्स होते हैं वह हमारा एसिडिक मीडियम बना देते हैं। और साथ ही साथ एसिडिक मीडियम इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वह दोस्तों एसिडिक मीडियम में यहाँ पर बनता है और एक्टिवेट होता है, तो इसको दोस्तों बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पर है इट किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द फूड। और यानी कि दोस्तों जो एसिड होता है हमारे स्टोमच में वो हमारे जो फूड है उसमें जो जर्म्स रहते हैं या यहाँ पर जो क्या कहते हैं दोस्तों कीड़े वगैरह रहते हैं उनको मार देता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दोस्तों प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है ये बताना है। टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट्स यूज द फॉलोइंग बेस। पहला बेस क्या है दोस्तों, मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ द सेल्स, प्लांट सेल्स हैव कंपेरेटिवली लार्ज वैक्यूल्स, यानी कि दोस्तों जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर प्लांट्स के अंदर वह दोस्तों सेल्स के वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और दोस्तों प्लांट्स में यहाँ पर बड़े बड़े सेल्स के वैक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पर वो ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या दोस्तों उनमें रख सकते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द लीव्स, दे आर रिमूव्ड एज द लीव्स फॉल ऑफ, यानी कि दोस्तों जो कुछ यहाँ पर प्लांट्स रहते हैं उनमें दोस्तों जो पत्ते होते हैं उसमें यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट को रखते हैं और अपने पत्तों को गिराकर वह अपना वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी कर देते हैं। तीसरा है सम वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड स्पेशली इन नॉन फंक्शनल ओल्ड जाइलम, यानी कि दोस्तों जब जाइलम प्लांट्स में काम करना बंद कर देते हैं, जो नॉन फंक्शनल होते हैं जाइलम पुराने, तो उनमें दोस्तों वह क्या कहते हैं रेजिन को और गम को यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। चौथा यहाँ पर क्या है दोस्तों, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टैनिंग्स रेजिन्स गम्स आर स्टोर्ड इन बार्क देयर बाय रिमूव्ड एज पील्ड ऑफ, और दोस्तों यहाँ पर टैनिन्स रेजिन्स गम्स ये दोस्तों बार्क में इकट्ठा होते हैं और पील्ड ऑफ द्वारा ये हट जाते हैं। पांचवा क्या है, प्लांट्स आल्सो एक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस थ्रू रूट्स इन द सॉइल अराउंड देम, और कुछ प्लांट्स दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर अपनी जड़ के द्वारा सॉइल में यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स को मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बी अराइज, यानी कि दोस्तों रिसेप्टर्स का हमारे बॉडी में काम क्या रहता है, और यदि हमारे यहाँ पर रिसेप्टर्स रहते हैं वह काम करना बंद कर देंगे तो उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। द मेन फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इज टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, देयर आर सम सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली लाइक माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग व्हेन वी फील हंग्री, टचिंग अ फ्लेम, नी जर्क्स एक्सेट्रा, यानी कि दोस्तों जो रिसेप्टर्स हैं उनका काम क्या होता है दोस्तों, जो हमारे इन्वायरमेंट है उससे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, यानी कि दोस्तों जो हमारे सेंसरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि नाक आँख वगैरह, इन सब में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। देयर आर सम सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिसमें कि हमारे रिसेप्टर्स काम नहीं करते हैं, जैसे हमें भूख लगती है तो हमारे यहाँ पर माउथ वाटरिंग स्टार्ट कर देता है, और जब हम आँख को छूते हैं या नी में जर्क लगता है, तो इस तरीके से दोस्तों कुछ रिसेप्टर्स इस टाइम पर काम नहीं करते हैं। इन दिस सिचुएशन they take enough time if these are done by the brain to solve this problem. The nerves moves muscles in a simpler way. This is done by a spinal cord. In these situations they take enough time if these are done by the brain, यानी कि दोस्तों ये सभी अगर काम ब्रेन द्वारा होंगे तो इसको दोस्तों इनफ टाइम यानी कि कम समय लगेगा। टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स द नर्व्स मूव्स मसल्स इन अ सिंपलर वे, यानी कि दोस्तों जो मसल्स होती हैं उनमें नर्व यहाँ पर मूव करती हैं, और ये दोस्तों किसके द्वारा होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट, यानी कि दोस्तों केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट में किस तरीके से होता है। इन प्लांट्स स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि दोस्तों जो प्लांट्स है उसमें स्टिमुलेटेड सेल्स रहती हैं वह केमिकल कंपाउंड्स को रिलीज करती हैं, विच आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स, और इन्हीं यहाँ पर स्टिमुलेटेड सेल्स से जो केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लांट हार्मोन्स। डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, यानी कि दोस्तों और ये प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, पेड़ों में ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। दे आर synthesized at place away from where they act and simply diffuse to the area of action, और दोस्तों ये अपने
एरिया ऑफ एक्शन, यानी कि दोस्तों जहाँ जहाँ इनको काम करना पड़ता है ये वहाँ वहाँ अपना कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसका पार्ट दोस्तों 1 सेकंड पार्ट कल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।